एफआईआर को लेकर लगातार बीते 2 दिनों से चल रहा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का गतिरोध क्या खत्म हो गया है? क्योंकि सरकार विपक्ष को मनाने में कामयाब हो पाई है। एफआईआर को लेकर चर्चा होगी, हालांकि नाम चुनाव सुधार का होगा। हालांकि इससे पहले चूंकि वंदे मातरम को 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। यानी कि आने वाले सोमवार को 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने पर चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसके अगले ही दिन यानी कि मंगलवार 9 दिसंबर को एफआईआर के मुद्दे पर चर्चा होगी। चुनाव सुधार के नाम से ये चर्चा होगी और अगर जरूरी हुआ तो 10 दिसंबर को भी चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। और इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस पूरी चर्चा पर अपना जवाब रखेंगे। तो लाइव इस वक्त स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई शुरू हो गई है। सूचित करना है, श्री काली प्रसाद पांडे 8वीं लोकसभा के सदस्य थे और बिहार के गोपालगंज संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वे बिहार विधानसभा में भी सदस्य रहे। श्री काली प्रसाद पांडे का दिनांक 22 अगस्त 2025 को 78 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हुआ। श्री रामेश्वर डूडी राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे तथा वे खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य रहे। वे राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री रामेश्वर डूडी का निधन 62 वर्ष की आयु में दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को बीकानेर में हुआ। श्री श्याम सुंदर लाल 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। राजस्थान के तत्कालीन बयाना संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री श्याम सुंदर लाल का 28 नवंबर 2025 को दिल्ली में 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये सभा अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के लिए मौन रहेगी। लीजिए, अब एक नई तस्वीर आपके सामने है। लोकसभा राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई तो चल ही रही है, लेकिन इस बीच नए श्रम कानून के खिलाफ संसद में प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये जो नए श्रम कानून के खिलाफ संसद में प्रोटेस्ट हो रहा है, संसद परिसर में विपक्षी सांसद इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। इसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इन तस्वीरों में दिखाई देंगे। मैं अपनी पीसीआर टीम से ये निवेदन करूंगी, इस तरह तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने रखें। नए श्रम कानून के खिलाफ अब प्रोटेस्ट हो रहा है। पहले कल स्टॉप सर्च चल रहा था, स्टॉप वोट चोरी का बैनर था। आज एक नया बैनर है, नो टू कॉर्पोरेट जंगल राज, यस टू लेबर जस्टिस। अब ये लेबर जस्टिस, नए श्रम कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसमें जो नेता दिखाई दे रहे हैं आपके सामने हैं, सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं। तो पहले मुद्दा एफआईआर था, एफआईआर पर गतिरोध टूटा। चर्चा के लिए 9 दिसंबर 10 दिसंबर की तारीख तय हुई। तो अब नए लेबर लॉ को लेकर मांग है और ये प्रदर्शन है। नो टू कॉर्पोरेट जंगल राज, यस टू लेबर जस्टिस, ये दिखाई दे रहा है। नए श्रम कानून के खिलाफ संसद में प्रोटेस्ट चल रहा है। जल्दी से रविंद्र जी, एक क्विक कमेंट, अब इस लॉ में क्या परेशानी आई? देखिए, इसका बहुत विरोध हो रहा है, पहले से ही हो रहा है। और जब ये चर्चा के स्तर पर था तब भी विरोध हुआ था। कानून तो पहले पारित हो गए थे, इससे जुड़े कुछ, क्योंकि कोड बना रहे हैं ना, तो कुछ कानून पहले पारित हो गए थे, कुछ जो अभी लेके आए हैं। तो इन पर कई तरह पर संशय है कि जो कानून है श्रमिकों के अधिकारों को कम करने वाले हैं और श्रमिकों का शोषण इससे बढ़ेगा और कॉरपोरेट जगत के जो बड़े कारोबारी हैं उनको इसका बेनिफिट होगा। इतने लंबे समय से देखिए, हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं, कोई भी सरकार हो, बीजेपी नहीं, इसके पूर्व की भी सरकारें हैं, उन्होंने भी लगातार ट्रेड यूनियंस को, लेबर लॉज को ऐसा सख्त बनाया है, ट्रेड यूनियंस को कमजोर किया है और श्रमिकों के अधिकारों को धीरे धीरे कम करती चली गई हैं। ये भी उसी की दिशा में जाता हुआ है। एक दौर में
ट्रेड यूनियंस बड़ी मजबूत होती थी और अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती थी। आज हम लोगों को दिखने में नहीं आता कोई ट्रेड यूनियन है, क्योंकि धीरे धीरे तमाम सरकारों को सूट करता है कि जितनी कमजोर ट्रेड यूनियंस होंगी, जितनी कमजोर किसान यूनियन होगी, उतना सरकार के ऊपर कम प्रेशर रहेगा और उतने आसानी से कॉरपोरेट लोगों को फायदा होगा। फिर कह रहा हूं, ये सब सरकारों ने किया है, इसके पूर्व की सरकारों ने भी किया है, आज की सरकारें भी कर रही है। तो एक और प्रोटेस्ट ये इस वक्त विपक्ष का, लेकिन मुद्दा जहां से शुरू हुआ था वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का था, मुद्दा वोट चोरी का था। इस पर लगातार 2 दिनों से गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी और अब ये डेडलॉक टूट गया है, एक सीज़फायर की सिचुएशन आ गई है, क्योंकि किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो विपक्ष को ये समझाने में कामयाब हो पाए कि सरकार भी एसआईआर को लेकर चर्चा करना चाहती है। कई दौर की बैठकें हुई जिसमें किरण रिजिजू ने भी विपक्ष के नेताओं से जाकर मुलाकात की, स्पीकर ओम बिरला ने भी फ्लोर लीडर्स के साथ 2-2 दफ़ा बैठकें की और इस बैठक के बाद फिर कहीं जाकर एक तारीख तय हुई कि 9 दिसंबर को एसआईआर पर चर्चा होगी, इसका नाम चुनाव सुधार होगा। और वहीं इससे एक दिन पहले यानी कि सोमवार को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा होगी। इधर प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से प्रदूषण का मुद्दा उठाया है। प्रियंका गांधी का कहना यह है कि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और मुद्दा पोल्यूशन का भी संसद में लाया जाना चाहिए। आप सुने प्रियंका गांधी ने क्या कहा। की बड़ी खबर आपको बता दें, और प्रदूषण वाकई में ऐसा मुद्दा है आरती जी कि इस मुद्दे पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। आज हम यहाँ दिल्ली में विजय चौक पर खड़े हुए हैं, इसी आसमान के नीचे हम भी सांस ले रहे हैं और हम जानते हैं कि कितना जहर हम पी रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, इनफैक्ट मैं दिल्ली में पिछले 14 साल से रह रही हूँ और हर साल का जो विंटर होता है, एक तरफ से तो ये है कि टेम्परेचर कूल डाउन होता है, लेकिन जो जहर हम सूंघते हैं, जो हम जहर इनहेल करते हैं यहाँ पे, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसा एक सिचुएशन है। अपने आप को हम डेवलपिंग कंट्री, एक इमर्जिंग पावर और सुपर पावर के रूप में देखते हैं और उसका प्रदर्शन भी करते हैं कई सारे एरियाज़ में, लेकिन बेसिक जो पानी और हवा जो है, बेसिक्स है ये। किसी भी एक डेवलपिंग या डेवलप्ड नेशन को आप देखिए, पोल्यूशन वो सबसे पहले टैकल करते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, कोई सरकार आए, कोई सरकार जाए, कोई एमसीडी आए, कोई एमसीडी जाए, दिल्ली का जो प्रदूषण है, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे उसके लिए कोई चिंतित नहीं है। चिंता अगर है भी, जिनको चिंता है, उन्होंने अपने घरों में डायसन के बड़े बड़े वो एयर प्यूरिफायर लगाए हैं, सब जगह एयर प्यूरिफायर लगाए हैं और वो घर से बाहर निकलते ही नहीं है या अपने ऑफिस से बाहर निकलते नहीं है। तो लेकिन आम जनता, अगर आप देखिए लटेंस दिल्ली से बाहर निकलिए, सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको इतनी गंदगी दिखेगी। स्मार्ट सिटी की जो कल्पना की थी हम लोगों ने, वो कहीं नहीं है। दिल्ली की कैपिटल सिटी, किसी भी कैपिटल सिटी पूरी दुनिया में जो है सबसे इमर्जिंग हो या डेवलप्ड कैपिटल सिटीज हो, उनमें कहीं पे भी नहीं है, ना स्वच्छता में और ना ही ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो दिल्ली ये बात जो आपने कही ना कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और क्यों ना इस मुद्दे पर चर्चा हो, बिल्कुल इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, संसद में होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने क्या कहा, एक बार वो बयान आपको सुना देते हैं। मैम, आपने पॉल्यूशन को लेके like pollution, as I said, we should discuss many other issues which are important. और अभी एक बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है और ये बयान बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ है। बाबरी मस्जिद पर सरकारी पैसे खर्च करना चाहते थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने किया था नेहरू का विरोध, ये कहना है राजनाथ सिंह का। पटेल ने सरकारी खर्च से बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बड़ा बयान दिया। पटेल नहीं चाहते थे कि सरकारी खर्च से बाबरी मस्जिद तैयार की जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ये बात चाहते थे। उन्होंने क्या कहा, वो बयान आपको सुना देते हैं। बहनों भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे।
जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे बहनों भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो इस देश की जनता ने दिया है। 2-3 आरोप अवधेश जो बीजेपी हमेशा से कांग्रेस पार्टी पर लगाती आई है या फिर नेहरूवियन थॉट ऑफ पॉलिटिक्स पर लगाती आई है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति पर काम करते रहे। अब ये जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि बाबरी मस्जिद सरकारी पैसे से बने, सरकार उसका खर्च वहन करे, लेकिन पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया। अब इस मुद्दे को फिर से लेकर आना नहीं, फिर से नहीं, अभी सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष उस पर मनाई जा रही है। उसमें एकता मार्च था गुजरात में, जहां उनका पूरा भाषण था, तो उन्होंने वो फैक्ट्स रखे हैं, रिकॉर्ड से निकाल के सामने रखा है। मैंने देखा उसको सुबह, हालांकि ये समाचार मेरे मोबाइल पर नहीं आया था। और ये बात सही है कि उस झंझट को ख़त्म करने के लिए नेहरू जी के पास यही समाधान था कि इसका बाबरी मस्जिद का हम निर्माण करा देते हैं और उससे हिंदू मुस्लिम एकता कायम होगी। पटेल ने इसके लिए मना किया था। तो वो बता रहे थे, राजनाथ सिंह जी ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने सरकारी पैसे का खर्च मंदिर निर्माण के लिए नहीं किया। दोनों में ये मौलिक अंतर है। हमने एक ट्रस्ट बनाया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस ट्रस्ट से देश भर से को कहा गया, लोगों ने उसके लिए चंदे इकट्ठे किए और उसके तहत निर्माण हुआ और उसमें पैसे आज भी बचे हुए हैं। तो दोनों सरकार में इतना डिफरेंसेस था। वो बता रहे थे कि सरदार पटेल भी सेकुलर थे, वो नॉन सेकुलर नहीं थे, लेकिन इस तरीके का उन्होंने विरोध किया। उसी प्रकार से जब सोमनाथ मंदिर के निर्माण की बात हुई तो वहां भी नेहरू जी उसके विरोध में खड़े थे और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाकी ने उसका समर्थन किया और उसका निर्माण हुआ है। वो ये बता रहे थे कि आज़ादी के बाद से ये जो धारा बनी थी, इस धारा में एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण का था, क्योंकि बाबरी मस्जिद आम कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखूं। अभी जो बात अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले सेगमेंट में रेवंत रेड्डी की सुनाई, जिसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा दिया। आज भाषा ये हो गई है ना, लेकिन ये तुष्टीकरण की ही तो नीति है जो वहां से चली आ रही है और आज तक चल रही है। देखिए, दोनों एक धर्म को सूद करना और दूसरे धर्म को ऐसा महसूस करा देना कि आपकी हैसियत क्या है। रविंद्र, देखिए, वो जो रेवंत रेड्डी ने कहा अभी से 2 साल पहले, आपको याद होगा कि ये जो अकबर उद्दीन ओवैसी है, उसने कहा था कि हिंदुओं के 33 कोटि देवता हैं, हनुमान जी कौन है तुम्हारे, दुर्गा जी, नहीं भाषण दिया था जिस पर इतने विवाद हुए थे, उसी को उन्होंने प्रतिध्वनित किया है। वो वहीं से चला आ रहा है। इसमें बताओ, अगर आपने ही प्रश्न उठाया, मैं तो कह रहा हूं, क्या रेवंत रेड्डी या कोई भी टिप्पणी करता है, क्या इस्लाम के बारे में, ईसाइयत के बारे में, किसी मजहब के बारे में ऐसा बोलने का कोई साहस कर सकता है? हालांकि उनको पता ही नहीं है कि 33 कोटि देवताओं का क्या अर्थ है। क्या साहस कर सकता है केवल मुस्लिम वोट के लिए? क्योंकि बिहार से जो तेलंगाना से एक ट्रेंड शुरू हुआ था कि मुस्लिम वोट राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के विरुद्ध कांग्रेस को मिलना शुरू हुआ था। अब वो बिहार से वो चेंज आया है कि जहां मुसलमानों को दूसरा कोई विकल्प मिल रहा है, अगर ओवैसी मिल रहे हैं, उनको वोट दे रहा है, तो फिर से उसको वापस आने के लिए इस सीमा तक गिरना, ये भयानक है। राजनाथ सिंह की जो बात है उसमें धर्म कहीं नहीं है। वो तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि वहां से वो आइडियोलॉजी चली है। और वल्लभ पटेल ये बोला ना, मैं वहां ये कॉन्टेक्स्ट क्यों लेकर आया? भारत में नहीं, सनातन को डेंगू, सुनो, सनातन को डेंगू, सनातन को वायरस करना, कोई भी आदमी, पूरा जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स होते हुए अब आंध्र तक वो आ गई है, और एक भी देश के विपक्ष के नेता ने जो इस समय लेबर लॉ के लिए आवाज उठा रहे हैं,
किसी भी विपक्ष के नेता ने खड़ा होकर इसका विरोध नहीं किया। अगर यही कोई दूसरे मजहब पर बोला गया होता तो इस पार्लियामेंट में आज क्या दृश्य होता, जरा उसकी कल्पना करिए। इसी से पता चल रहा है कि ये चुनाव में कैसे पराजित हो रहे हैं। लेकिन अब हमारा समाज अवधेश एक उदाहरण और रखती हूँ, फिर अगली खबर की तरफ जाती हूँ। राहुल गांधी ने जब संसद में एक दफा बोला था, आपको ध्यान है, शिव की फोटो लेकर आए थे, कि आज वो एक तस्वीर और लेकर खड़े होंगे और खुद अपने ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ बोलेंगे, उसी तस्वीर को याद करके बोलते। उम्मीद कर सकते हैं हम कि प्रियंका गांधी बोलेंगी? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि सोनिया गांधी बोलेंगी? बहरहाल बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड में भी बड़ी राजनीतिक उठापटक हो रही है, ऐसे कुछ सुगबुगाहट वहां से आ रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, क्या झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पाला बदलने वाले हैं? इसकी अटकलें अचानक से तेज हो गई हैं। जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ दिल्ली दौरे पर हैं। इसे लेकर झारखंड में सियासत तेज है। बड़ी खबर यह है, अटकल ये है कि हेमंत सोरेन एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसी संभावना बनती दिखाई दे रही है। अब सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन की बीजेपी के एक बड़े नेता से दिल्ली में मुलाकात हुई। 28 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह के बाद सीएम सोरेन के दिल्ली जाने और अभी तक झारखंड वापसी न होने के बाद झारखंड के सियासी गलियारे में तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। झारखंड में अब अभी जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी लेफ्ट गठबंधन की सरकार है। इसके पास झारखंड की 81 सीटों में से 56 सीटें हैं और जेएमएम के पास, चूंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, 34 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 16 है, आरजेडी के पास 4, लेफ्ट के पास अभी 2 सीटें हैं। इनके अलावा अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो बीजेपी के पास 21 सीट, लोजपा, आजसू और जेडीयू के पास 1-1 सीट है। इस समीकरण के हिसाब से महागठबंधन के पास कुल 56 सीटें हैं और एनडीए के पास कुल 24 सीटें हैं। तो आप ये देखें, अगर ये इक्वेशन ऐसा है कि 34 प्लस 21 बीजेपी की सीट हो जाए तो एकदम तस्वीर बदल सकती है। और कुछ खबर भी उसी तरीके की आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जेएमएम ने एनडीए में जाने की अटकलें खारिज कर दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पार्टी के अंदर अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। महुआ मांझी ने कहा, कठिन हालात में भी एनडीए में नहीं गए हेमंत सोरेन, अभी तो झारखंड में हमारी अपनी सरकार है, ये कहना है सांसद महुआ मांझी का। आप सुने उन्होंने क्या कहा। देखिए, अफवाहें बहुत तरह की होती हैं, लेकिन पार्टी लेवल पर इस पर कोई बात अभी नहीं हुई है और मुझे भी इस पर संशय लगता है, इसलिए कि जिस समय बहुत कठिन परिस्थितियां थी, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था, बिना किसी दोष के माननीय मुख्यमंत्री जी को रिज़ाइन करना पड़ा था हमारे, और वो 5 महीने तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। तो जब उन परिस्थितियों में वो नहीं उनके साथ मिले, तो अभी जब हमारी अपनी सरकार है, 56 सीट है, 81 सीट में से 56 सीट हमारे पास है और वहाँ पे अभी 4 साल का कार्यकाल पूरा बाकी है और आने वाले दिनों में भी जिस तरह से काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाले दिनों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही सरकार होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये क्या चर्चाएं चल रही हैं, ये क्या अटकलें हैं, क्या हेमंत सोरेन पाला बदलने वाले हैं? निश्चित रूप से अभी तक की जो स्थिति है उसमें अफवाह, अटकलबाजी है और उसके पीछे जो परिस्थितियां हैं वो उन अफवाहों और अटकलबाजी को और ज़्यादा बल दे रही हैं। और पिछले फ्राइडे को आपने देखा होगा कि झारखंड में ईडी की कई जगह, धनबाद वगैरह जगहों पर रेड हुई। सैटरडे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और सिर्फ 2 सहयोगियों के साथ एक चार्टर्ड ट्रेन से दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद आज भी वो, अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आज भी वो दिल्ली में है। तो पहली परिस्थिति तो ये हुई और दूसरी परिस्थिति ये है कि पिछले 4 महीनों में अगर झारखंड की स्थिति को आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण सड़क में 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी है। जो जल पेय योजना वाली स्थिति है वो बुरी तरह से ख़राब है। मैया सम्मान योजना में जो धनराशि दी गई उसका रिपरकशन ये हो रहा है कि जो पेंशन के लिए धनराशि दी जाती थी वो ठीक नहीं है। मतलब ये कि वित्तीय स्थिति बहुत चरमराई हुई है, तो ऐसे में उनको केंद्र सरकार के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो इन परिस्थितियों में
जब हेमंत सोरेन 4 दिन दिल्ली रहते हैं तो समझा जा सकता है कि इस पर बहुत ज़्यादा अटकलबाजी हुई। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, न सिर्फ जेएमएम के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा कि कैसे उस हेमंत सोरेन को, जिसको लेके लगातार वो दागी भ्रष्ट करप्ट ये सब चीज़ें कहते रहे हैं, उनके साथ अपने आप को जोड़ लें। उसका रास्ता है कि ये सुझाया जाता है कि हो सकता है कि उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो ये काम आसान हो। लेकिन तब भी ये काम इतना आसान इस लिहाज से नहीं होगा कि अगर वोट बैंक के हिसाब से देखें तो बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है, जैसे वहाँ के जो फॉरवर्ड वोटर्स हैं वो एग्रेसिवली बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं, जो कुर्मी वोटर हैं वो एनडीए के लिए वोट करते हैं, तो जैसे ही हेमंत सोरेन के साथ आप गठबंधन करेंगे उनके छिटकने का खतरा रहेगा, वहाँ पे ऑप्शन कांग्रेस पार्टी रहेगी। दूसरी चीज़ की स्टेट यूनिट के जितने बड़े नेता हैं मीनाक्षी, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात कर लें, अर्जुन मुंडा की बात कर लें, रघुवर दास की बात कर लें, वो इस आइडिया के सख्त खिलाफ रहेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन के जाने का मतलब है कि ट्राइबल लीडरशिप आपने सीधे स्वीकार लिया। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच में ये अटकलबाजी चल रही है, देखना होगा कि आगे डेवलपमेंट कैसा होता है। मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अभी एक बार फिर से बड़ी खबर आपको दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई दे दें। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। जानकारी के मुताबिक 7 सीटें बीजेपी के खाते में आ चुकी हैं। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिली है, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट एआईएफबी को मिली है। उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। हमारी सहयोगी इला जुड़ी हुई हैं। सरकार बीजेपी की और एमसीडी में 2 सीटों का नुकसान हो गया बीजेपी को। जी बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन अगर बात करी जाए कि परीक्षा थी एक बड़ी, भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियों के लिए, क्योंकि दिल्ली का जो नगर निगम चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है विधानसभा चुनाव के लिए के बाद। अब ये उपचुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। बीजेपी को जहां इस उपचुनाव में 7 सीटें मिली हैं, वहीं 2 सीटों पर नुकसान भी हुआ है। और एक वजह ये भी है कि यहाँ पर एक जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है, कांग्रेस का खाता भी खुला है, और 1 सीट एआईएफबी के खाते में भी गई है। तो ऐसे में भाजपा का जो नुकसान है वो इस वजह से ही हुआ है, क्योंकि जो बाकी दो सीटें कम हो गई बीजेपी की, वो 2 सीटें कहाँ ऐड हो गई हैं? देखिए, जो 2 सीटें कम हुई हैं वो साफ तौर से पहली जो सीट है वो आम आदमी पार्टी को गई है, जाती हुई नज़र आई है। वहीं एक जो सीट है वो हमें कांग्रेस को नज़र आ रही है जाती हुई, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। और अभी अगर बात करी जाए तो जश्न का माहौल है। लेकिन बहुत शुक्रिया इला आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अभी आप जब हम एमसीडी पर बात कर रहे थे, रविंद्र जी आपने क्या कहा था, जिसकी सरकार होती है उसको एक एज होती है। अगर वो एज होती तो 2 सीटें बीजेपी की कम नहीं हो जाती। हालांकि अभी भी 7 सीटें बीजेपी ने ही जीती हैं। तो परफॉर्मेंस खराब है बीजेपी का, बिल्कुल खराब है। और मुझे लगता है कि जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, जिन पॉलिसीज़ को लेकर सरकार आई थी और वो कई सारे इंजन की बात कर रही थी, उनमें से एक भी इंजन पानी निकालने के लिए यूज़ नहीं कर पाए। उसी का नतीजा है ये। नहीं तो अभी तक तो हमने पहले भी देखा है उपचुनाव में कि अच्छी खासी जीत हासिल होती है रूलिंग डिस्पेंसेशन को, लेकिन यहाँ नहीं हो रही है। तो इसका मतलब रिजेक्शन है कहीं ना कहीं कि जो पॉलिसी सरकार बनाई है उन पॉलिसी से सहमति आम आदमी की नहीं है और उन पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मौका है बीजेपी के लिए, क्योंकि लंबा अभी 4 साल सरकार चलनी है, एमसीडी का भी लंबा टर्म है, तो उनको सुधारने की ज़रूरत है और सुधार करना चाहिए। पॉल्यूशन उनमें से एक फैक्टर है, आपने जिक्र भी किया है, पॉल्यूशन पर चर्चा होनी चाहिए। ऑपोजिशन ने भी मांग की है, बल्कि दिल्ली की एक बड़ी नेता रही हैं बीजेपी की किरण बेदी, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है। उससे शुरुआत की जानी चाहिए। और सैनिटेशन का इशू बहुत बड़ा है दिल्ली में, उस पर काम किया जाना चाहिए और ये शायद उसी की तरफ इंडिकेट करता हुआ नतीजा है।